हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था कि अगर किसी यूनिट सेल में एटम को अरेंज करते हैं तो एटम उस यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को अपन क्या बोले थे, पैकिंग एफिशिएंसी या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन यूनिट सेल। और इसके अलावा जो एम्प्टी स्पेस थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वॉइड्स। तीन टाइप का यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ाया था, थोड़ा शॉर्ट में रिकॉल करें तो एक यूनिट सेल था अपना एससीसी, दूसरा था बीसीसी, थर्ड था एफसीसी। अगर एससीसी में लैटिस पॉइंट की बात करूं, लैटिस पॉइंट कहां पे होते हैं, तो इस केस में जो इनके लैटिस पॉइंट होते हैं ये 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। 8 से मतलब 8 लैटिस पॉइंट है, सी मतलब उसका लोकेशन बता रहा हूं कि ये कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। अगर बीसीसी की बात करूं तो इस केस में जो लैटिस पॉइंट है ये 8 कॉर्नर पे होते हैं प्लस 1 बीसी मतलब बॉडी सेंटर पे होते हैं, ठीक है। और अगर एफसीसी की बात करूं तो इस केस में जो लैटिस पॉइंट है ये 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर पे होते हैं। ये इनके नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और उनका क्या था, लोकेशन था। फिर हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के लैटिस पॉइंट आते हैं, एक कॉर्नर, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। एक और लैटिस पॉइंट थे, एक पोजीशन जिसको बोलते थे एड सेंटर, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/4। फिर से मैं बोलता हूँ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। इसके हेल्प से मैंने क्या निकाला था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जिसको जेड से बोलते हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आएंगे, तो ध्यान से देखो 8 कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यहाँ पे कितने आएंगे 1। यहाँ पे कॉर्नर से 1 आएंगे और एक बॉडी सेंटर से आएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने थे 2। और इस केस में एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल थे ये 1 + 3 कितने थे 4, क्योंकि 6 फेस है और कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 × 1/2 3 प्लस 8 कॉर्नर × 1/8 1 + 1 के 1, 8 × 1/8 1 + 3 कितने आएंगे 4। क्लियर है। अगर कोई एटम है, मैंने कहा था अगर कोई स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस। और किसी लैटिस पॉइंट पे आप प्लेस किसको करोगे, या तो एटम को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। और कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल से उनका शेप कैसा होगा, स्फेरल, स्फेरिकल शेप होगा ना। और कोई स्फीयर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उस स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर उसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तुम लोग जानते हैं ये 4/3 πr³ के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ जो पार्टिकल थे या एटम थे ये कितना 4/3 πr³ होगा। तो जब भी इस किसी भी यूनिट सेल में अगर किसी आप एटम को डालोगे तो वहां पे दो डिस्टेंस होगा। एक, जिस यूनिट सेल की बात करोगे उसका एड्ज लेंथ होगा, क्या होगा, एक उस यूनिट सेल का क्या होगा, एड्ज लेंथ होगा। एड्ज लेंथ ए के टर्म्स में पकड़ा था। और दूसरा, जिस एटम को रख रहे हो उसका कोई ना कोई स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो दूसरा इसका क्या होगा, रेडियस। मैंने कहा या तो कैपिटल आर या स्मॉल आर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला रेडियस ऑफ स्फीयर r और एड्ज लेंथ a के बीच में रिलेशन फॉर डिफरेंट यूनिट सेल के लिए याद करना। उसमें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर मैं एससीसी की बात करूं तो उसमें पार्टिकल अलोंग वर्टेक्स या पार्टिकल अलोंग कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे थे। लेकिन अगर बॉडी सेंटर की बात करूं तो उसमें पार्टिकल अलोंग बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच कर रहे थे। और फेस सेंटर की बात करूं तो पार्टिकल अलोंग फेस सेंटर टचेज ईच अदर। क्लियर है। क्यूब के लिए मैंने आपको 3 डिस्टेंस बताए थे कि अगर कहा था क्यूब का एड्ज लेंथ a है, कहा था इफ क्यूब इक्वल टू ए, क्यूब का एड्ज लेंथ कितना है a, तो इसका बॉडी डायगोनल कितना होगा, बोलो। और इसका फेस डायगोनल कितना होगा, बताया था किसके लिए, क्यूब के लिए। हमेशा याद करना, कई बार आपको काम देगा। दूसरा, जब अगर स्फीयर की बात करोगे
तो मैंने स्फीयर के लिए भी कुछ आपको टर्म दिए थे। मैंने कहा था इफ टू एटम टचेज ईच अदर देन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर। अगर दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से देखो, समझो ये एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर मैं रेड कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसका भी रेडियस कितना है r। तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना। तो समझो इसके डिस्टेंस r और इसका डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 2r के बराबर होगा। तो कभी भी दो एटम को एक साथ आप रख रहे हो तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 2r। अगर तीन एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो आ जाओ, एक और मैं ब्लू कलर से यहाँ पे r को दिखा देता हूँ। अगर ये ब्लैक ब्लू को टच कर रहा होता तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। अब इसमें मैं किसी एक स्फीयर को डाल दे रहा हूं तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना से बढ़ेगा, इसके डायमीटर से बढ़ेगा ना। तो जो डिस्टेंस पहले 2r था, अब ब्लू पेन से मैं दिखा रहा हूं, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r, ये r, ये r और ये r, ये कितना हो जाएगा, 4r। तो तुम हमेशा याद रखना, जब दो स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस 2r होगा। अब उसके बीच में जितने स्फीयर को तुम डालते रहो डिस्टेंस 2r 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 से क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तीन डिस्टेंस का आप याद रखना। अगर एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल a√3, फेस डायगोनल a√2। व्हेन टू स्फीयर टचेज ईच अदर देन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2r। व्हेन थ्री स्फीयर टचेज ईच अदर देन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 4r के बराबर होगा। तो अब मैंने क्या कहा था, देखो आपको समझ में आएगा कि अगर पार्टिकल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रखोगे, एससीसी में रखोगे, इस केस में एटम या पार्टिकल अलोंग कॉर्नर आर टचेज ईच अदर, मतलब हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल दूसरे कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। मतलब इस कॉर्नर पे रखा हुआ स्फीयर इस कॉर्नर को टच करेगा, तो फिर दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r, और यही 2r एज लेंथ a के बराबर होगा। ये मैंने कहा था, जब भी सॉलिड को आप पैक करते हो तो उसको उतना क्लोज आप रखोगे हमेशा जितना आप मैक्सिमम रख सकते हो, बिकॉज सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, वो काफी कम होता है। ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था गैसेस स्टेट में, क्योंकि सॉलिड काफी क्लोजली एक दूसरे से क्या होते हैं, पैक होते हैं, बिकॉज उनके बीच का इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। तो एससीसी में जो पार्टिकल एज के अलोंग थे, कॉर्नर के अलोंग थे, वो एक दूसरे को टच करेगा। तो दो कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, 2r, और ये 2r एज लेंथ a के क्या होगा, बराबर होगा। इसी टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बॉडी सेंटर में देखो तो ये पार्टिकल अपने बॉडी डायगोनल को टच करेगा। अगर बीसीसी में देखोगे तो ये कॉर्नर और ये इसका बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल पे क्या होगा, बॉडी सेंटर। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीसीसी, तो लैटिस पॉइंट कहाँ होगा, कॉर्नर, बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। तो तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हेन थ्री पार्टिकल टचिंग ईच अदर देन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आर 4r। तो इस केस में जो 4r होगा इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, बॉडी डायगोनल, मतलब a√3 = 4r। देखो कितना आसानी से आप समझ रहे हो। अब थर्ड करते हैं, एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में क्या था कि पार्टिकल अलोंग फेस डायगोनल टचेज ईच अदर। तो फेस डायगोनल के अलोंग पार्टिकल क्या होगा, दिस। तो ये कॉर्नर और एक फेस सेंटर। फिर तीन स्फीयर तीन एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r, और ये 4r, ये डिस्टेंस फेस डायगोनल कितने के बराबर होगा, a√2 के बराबर होगा। तो इससे आप क्या करोगे, एज लेंथ निकाल लोगे, किसका, जिस यूनिट सेल का होगा उस यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल लोगे। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर ये क्यूब है तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, a³ इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर। तो अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, a³ जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। और किस यूनिट सेल में कितने स्फीयर हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इनसाइड द यूनिट सेल। तो अपने को क्या चाहिए, पैकिंग इफिशियंसी। तो ऑक्युपाइड स्पेस अपॉन अवेलेबल स्पेस, परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100, फ्रैक्शन में तो वॉल्यूम का रेशियो ले लोगे, तो आपसे क्या निकल जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी।
तो इस टाइप से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी बताया था, किसका किसका, एससीसी का, बीसीसी का एंड एफसीसी का, तीनों का हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था, जिसमें सबसे मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो एफसीसी का होता है। और मैंने कहा था एफसीसी इज नथिंग बट सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। आप 3 डायमेंशनल में या तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एटम को रखो या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रखो, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, 74%। किसमें, 3 डायमेंशनल में। क्लियर है, कभी भी सॉलिड को अरेंज करेंगे तो 3 डायमेंशनल। और लास्ट में यही तक होने के बाद मैंने एक होमवर्क आपको दिया था कि चलो क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे निकालोगे, यही क्वेश्चन था, कैलकुलेट। अब एक बार आप कॉपी पीछे पलट करके देखो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही तक पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल इन विच, फिर एक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जिसमें कह रहा है इन विच एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट सेंटर। तो इसमें जो लैटिस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे है और यहाँ पे एक एज सेंटर पे। पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर और कहाँ पे, एज पे, एज सेंटर पे। ठीक है, तो चलो पहले लैटिस पॉइंट दिखा दो। तो चलो मैं पहले कॉर्नर को मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। तो ये टोटल 8 कॉर्नर है, तो ये कितने हो जाएंगे, ध्यान से बताओ, 8 कॉर्नर। दूसरा कह रहा है एड्ज सेंटर पे है, तो एड्ज सेंटर कहाँ पे होंगी, टोटल कितने एड्ज होते हैं पार्टिकल में, 4 6, कितने होते हैं बताओ, ना 4 होते हैं बेटा ना 6 होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, 4 लोअर साइड के साइड होंगे और 4 हाइट के साइड होंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स में दिखाए क्या पार्टिकल। अब इस केस में बताओ कि कौन सा लैटिस पॉइंट, कौन सा एटम किसको टच कर रहा होगा, ध्यान से देखना, कौन सा एटम किसको टच कर रहा होगा। तो मैं यहां बता रहा हूं, अगर ये लैटिस पॉइंट है और ये लैटिस पॉइंट है तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। When 2 particles touches each other, then minimum distance between these two are 2r के बराबर होगा। कर लेता हूं, एड्ज लेंथ ऑफ क्यूब ए है एंड रेडियस ऑफ, तो ये कॉर्नर इस एड्ज सेंटर को टच करेगा और ये सेंटर ये एड्ज सेंटर को टच करेगा। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसमें कितने पार्टिकल आ गए, 3 पार्टिकल। और जब 3 पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4r के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4r। और ये 4r किसके बराबर होगा, एड्ज लेंथ के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो 4r है ये इक्वल टू a। क्लियर, अपने को निकालना क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी जिसको ईटा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या ऐसे मैं कह सकता हूं स्पेस एटम अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम मतलब ये कौन से स्पेस होंगे, जो एटम का वॉल्यूम होगा। मैंने कहा था कि अगर मैं एक स्विमिंग पूल में जंप करूं तो मैं कितना स्पेस स्विमिंग पूल का ऑक्युपाई करूंगा, यही जितना वॉल्यूम मेरे वेट मेरे बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या करूंगा, मैं ऑक्युपाई करूंगा। अगर स्विमिंग पूल जो है वो पूरा लेवल फिलअप है तो कितना वाटर का वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा, तो जितना मेरे बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा। तो स्पेस ऑक्युपाई बाय एटम, स्पेस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा यूनिट सेल का, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही ऑक्युपाई करेगा। एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो जितने नंबर ऑफ एटम है दिस मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज ऑक्युपाइड स्पेस। और अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, जो यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, Z इजिकल टू ईटा इजिकल टू, Z क्या था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या हो गया, ऑक्युपाइड स्पेस। नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यू मल्टीप्लाई 100। अब इस केस में ए किसके बराबर होगा, 4r का, तो वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा, 4r3, यही होगा। जब आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4 4 16। चलो ऐसे लिखता हूँ
4r³ मल्टीप्लाई 100। ऊपर में देखो 4/3 πr³ है ना। तो अब इस केस में z निकालो। z कैसे निकालते? z क्या था? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को बोलते हैं एड सेंटर यूनिट सेल। एड सेंटर। इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे है बेटा? ध्यान से देख। तो 8 कॉर्नर है इस केस में लैटिस पॉइंट। तो 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8 प्लस एड्स कितने हैं? 12। तो 12 एज सेंटर मल्टीप्लाई कितना? 1/4। सॉरी 12 एड्स है ना, हाँ 12 एड्स मल्टीप्लाई 1/4। तो कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान से देख। 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1 + 3। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एड सेंटर यूनिट सेल कितने होंगे? 4। तो ऊपर में यहाँ क्या ले लो? 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना? 4/3 πr³। अब आराम से इसको देखो, बताओ किस स्टेप में दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से देखना। अब आ जाओ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, r³ कैंसिल। ध्यान से देखना बेटा, ये r³ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक स्टेप में यहां लिखता हूं 4 4 जा 16 इंटू पाई अपॉन ये 3 नीचे ले लो मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कितना? 100। अब देखो 16 से 2 4 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? ये π/12 इंटू 100। कितना गया? π/12 इंटू 100। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा 26%। कितना आ जाएगा? 26%। मतलब अगर किसी पार्टिकल को, एटम को आप एड सेंटर यूनिट सेल में अगर आप पैक करते हो तो उसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 26%। तो बाकी 74% क्या बचेगा? खाली जगह, जिसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज पॉइंट्स। परसेंटेज पॉइंट्स की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? 74%। कोई दिक्कत? तो यही एक होमवर्क पिछले क्लास में हम लोग ने दिया था कि आप इसको सॉल्व कर लेना। इसलिए मैंने आपको हर मेथड बताया कि आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हो, एक एटम का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, एट लेंथ ऑफ क्यूब ए में होगा, रेडियस ऑफ एटम आर में होगा, तो उससे आप उन दोनों के बीच का रिलेशन भी निकाल लो, तो आप उसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ इसका वॉल्यूम आर में है और इसका रेडियस वॉल्यूम ए में है, तो ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लिया कि जब पार्टिकल को अरेंज करोगे तो ये पता होना चाहिए कब कौन से एटम एक दूसरे को टच करेंगे। एससीसी में कॉर्नर के लॉन्ग टच करते हैं, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, और फेस सेंटर में फेस डायगोनल के लॉन्ग पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। और एड सेंटर में एड सेंटर के लॉन्ग टच करते हैं। मतलब हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल अपने एड सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल को टच करेगा। तो सिमिलरली हर एक एड सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल अपने कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल को क्या करेगा? टच करेगा। क्लियर है? तो यहीं से तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर कि ठीक है, आप इसी एग्जांपल सर आपने कहा कि ईच कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल अपने आसपास के एज सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल को क्या करेगा? टच करेगा। क्लियर? तो एक कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल अपने पास के कितने पार्टिकल को टच करेगा? क्लियर है? मतलब समझो आपके हाउस के बगल में आपका घर जिस घर को टच करे वही आपका क्या होता है? पड़ोसी, नेबर होता है ना। तो यहीं पे हम लोग निकालते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कि एक पार्टिकल अपने पास के कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और ध्यान से समझो कि अगर ये पार्टिकल अगर इस पार्टिकल को टच कर रहा है, व्हेन two atom touches each other, then minimum distance between these two are 2r के बराबर होगा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r। तो कभी भी आपसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछता है तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 2r की वैल्यू पूछ रहा है। इसी के लिए अगर मैं बात करूं 4r = a, तो पूछे इसकी इस सेल में इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताओ, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 2r। तो इस केस में जो 2r होगा ये 2a/2 के, सॉरी 2a नहीं होगा बेटा,
ये a/2 के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल 2r डिस्टेंस पे आ गया तो उसको टच करेगा, वही उसका क्या होगा, पड़ोसी। और जिसको नेबर बोलते हैं, तो जब भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछे तो ये 2r की वैल्यू पूछ रहा होता है। और जितने एटम टच होंगे दैट इज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अपने को ये पता करना पड़ेगा कि उस पार्टिकल के 2r डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल होंगे, और जितने पार्टिकल उसके 2r डिस्टेंस पे होंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत? अरे आप इसको डायग्राम, मैंने कहा था कि अगर समझ लेते हो तो भी सही है, डायग्राम का विजुअलाइजेशन अच्छा है तो भी सही है। ध्यान से देखो, चलो इस पार्टिकल को मैं बताता हूँ। ये पार्टिकल, ये डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2, तो देखो इसको टच करेगा। ये a/2 डिस्टेंस पे है तो इसको टच करेगा। तो अगर एक क्यूब इसके ऊपर रखा होगा तो उसको भी तो टच करेगा। अगर एक क्यूब इसके बगल में रखा हुआ है तो इसको भी तो टच करेगा। जैसे इस क्यूब का ये a/2 है तो इसके पीछे जो क्यूब होगा उसके a/2 को भी टच करेगा। और हर के बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2 है ना, हर के बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2 ना। तो ये जो पार्टिकल जिसको मैं ब्लैक सेंटर से दिखा रहा हूं वो कितने को टच करेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने को टच कर रहा है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। समझ में आया? देखो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। समझो ये एक कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल है, ध्यान से देखना। तो ये a/2 डिस्टेंस पे इसको टच करेगा, तो a/2 डिस्टेंस पे इसको टच करेगा, और दूसरा a/2 डिस्टेंस पे ये भी टच करेगा। तो इसके बगल में अगर कोई दूसरा क्यूब है तो ये यहाँ पे रखे हुए पार्टिकल को भी तो टच करेगा। अगर a/2 पे ये है तो a/2 पे एक पार्टिकल यहाँ भी होगा, और a/2 पे एक पार्टिकल यहाँ है तो a/2 पे एक पार्टिकल क्या होगा, यहाँ भी होगा। तो 3 तो इस क्यूब में टच करेंगे और तीन अलग क्यूब में टच करेंगे। तो टोटली कितने को टच करेंगे, 6, क्योंकि 6 पार्टिकल यहाँ a/2 डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर इस अरेंजमेंट में रखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। तो आप इसको समझ करके लिखो। फिर आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए बेटा हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। किसी भी यूनिट सेल में किसी भी एटम के नियर बाय कितने एटम है उसी को क्या बोलते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब उस एटम को बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, जो सबसे पास का पड़ोसी हो। आपके घर के बगल में जो जिनका घर होता है उसको आपको क्या बोलते हैं, पड़ोसी। और उस घर के बाद में जो पड़ोसी है वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, जिनका आपके घर का दीवार और जिन दूसरे के घर का दीवार अगर एक ही है तो सबसे पड़ोस में वही होंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर। और जितने भी नियरेस्ट नेबर होंगे वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब किसी भी यूनिट सेल में एक लैटिस पॉइंट के नियर बाय में जितने लैटिस पॉइंट उसको टच कर रहे होंगे यही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखना इसमें, द टोटल नंबर ऑफ एटम, the total number of atom touching a sphere, the total number of atom touching a particular sphere in a given unit cell, in a given unit cell is called coordination number, is called coordination number. And that atom are known as nearest neighbor, and that atoms are known as nearest neighbor. आइए इसी को समझाने के लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, और इस डायग्राम से हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आपको ये नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझो एक ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, आपको दिख भी रहा होगा, क्यूब दिख रहा है ना, क्यूबिकल यूनिट सेल है जिसमें मैं कुछ लैटिस पॉइंट बना रहा हूँ, ईच कॉर्नर को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं नंबरिंग करता हूं, उसी नंबरिंग से देखेंगे। दिस इज एटम 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक यूनिट सेल बनाया जिसमें 1 to 8 मैंने ईच लैटिस पॉइंट को क्या किया, नंबरिंग किया, ठीक है। अब मैं एक किसी लैटिस पॉइंट को फिक्स कर देता हूं,
किसी एक यूनिट सेल में देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, किसी एक लैटिस पॉइंट को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। तो आप समझो इसको मैंने फिक्स कर दिया 1 एटम को। तो आपको बताने हैं कि जो रेस्ट एटम है 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कौन से एटम ए का नियरेस्ट नेबर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में 2 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 3 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 4 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 5 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 6 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 7 का डिस्टेंस, ए के रिस्पेक्ट में 8 का डिस्टेंस। हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं और उस डिस्टेंस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो ए का क्या होगा, नियरेस्ट नेबर। जो सबसे बड़ा होगा वो दूर का नेबर होगा, जो बीच का होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर होगा ना। तो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना आप, क्वेश्चन के फॉर्मेट आप ये समझो, समझ में आएगा। अरेंज एटम फ्रॉम 2 to 8, टोटल 8 एटम है ना, तो मैंने 1 को फिक्स किया है, तो 2 से 8 तक। अरेंज द एटम फ्रॉम 2 to 8 in increasing order of their distance, in increases order of their distance from atom 1, from atom 1, and also calculate that distance in a given unit cell, and also calculate that distance in a given unit cell। क्लियर है। और अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया बेटा, तो समझो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। ध्यान से देखना, आ जाइए हम लोग देखते हैं। मैंने क्या किया, एटम ए को फिक्स किया और एज्यूम कर लेते हैं कि इस यूनिट सेल का एड्ज लेंथ कितना है, सेल कितना है बेटा, ए। ध्यान से देखो, तो आओ पहले देखो ए के रिस्पेक्ट में ए को फिक्स किया, ए के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। ए के रिस्पेक्ट में 2 कहां पे है, ध्यान से देखो, ए के रिस्पेक्ट में 2 कहां पे है, कॉर्नर पे। ए के रिस्पेक्ट में 4 कहां पे है, कॉर्नर साइड पे है। और ए के रिस्पेक्ट में 5 कहां पे है, साइड पे। इस यूनिट सेल में कितने टाइप के डिस्टेंस हो सकते हैं, तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए, एटम नंबर 2, देखो ये एड्ज लेंथ, एटम नंबर 4 और एटम नंबर 5, ये कहां पे है, एड्ज लेंथ पे। दूसरा मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ए के रिस्पेक्ट में एटम नंबर 3, देखो कहां पे, फेस डायगोनल। ए के रिस्पेक्ट में एटम नंबर 6 कहां पे है, फेस डायगोनल। और ए के रिस्पेक्ट में एटम नंबर 8 कहां पे है, फेस डायगोनल। ध्यान से देखो, अगर आप किसी यूनिट सेल को देखोगे, ध्यान से मैं बता रहा हूं, तो एक कॉर्नर से, इस कॉर्नर से 3 फेस जा रहे हैं। एक ये फेस है बेटा, एक ये फेस है और एक ये फेस है। तो ये कितना होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये फेस डायगोनल, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, फेस डायगोनल, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये फेस डायगोनल। बेटा मुझे पता है ये क्यूब नहीं है, ये रेक्टेंगल है, बट समझ लो तुमको 3। इसके रिस्पेक्ट में ये फेस डायगोनल, इसके रिस्पेक्ट में ये फेस डायगोनल, इसके रिस्पेक्ट में ये फेस डायगोनल। एड्ज कौन कौन सा बताया था, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक एड्ज, इसके रिस्पेक्ट में ये एक एड्ज, इसके रिस्पेक्ट में ये एक एड्ज। समझ में आ रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में जो एटम नंबर कौन कौन से मैंने कहा, 3, 6, 8, ये कहां पे है, सेंटर। और एक ही डिस्टेंस है बेटा, ध्यान से देखो, ए के रिस्पेक्ट में 7 कहां पे है। चलो मैं इसको अदर पेन से दिखाता हूं। 7 कहां पे है, ध्यान से देखो, तो ये बॉडी सेंटर पे है। तो ए के रिस्पेक्ट में जो आपका 7 है, ये कहां पे है, इस सेंटर पे, एज लेंथ पे है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए। अगर फेस सेंटर पे है तो डिस्टेंस कितना होगा, a√2। और बॉडी सेंटर पे तो डिस्टेंस कितना होगा, a√3। अब क्या करो, इस डिस्टेंस को आप अरेंज कर लो, तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, a। तो अगर मैं डिस्टेंस को अरेंज कर दूं ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डिस्टेंस को अरेंज कर दूं, तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, a, जहां पे एटम नंबर 2, 4 एंड 5 है। इससे बड़ा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a√2, जहां पे एटम 3, 6 एंड 8 है। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा, 7 एटम नंबर, जहां पे डिस्टेंस a√3 है।
तो अगर मैं बात करूं ए का नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ध्यान से देखना, इस केस में जो नियरेस्ट नेबर है शॉर्ट में DNN बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नियरेस्ट, N फॉर नेबर। तो इस क्यूब के लिए नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हर वो पार्टिकल जो A डिस्टेंस पे है। बेसिकली अगर A 2 को टच कर रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, 2r, 2r इज इक्वल टू A। और यहाँ पे नियरेस्ट नेबर में एटम कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4 एंड 5। आपसे बोले नेक्स्ट नियरेस्ट बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा हो जाएंगे, 3, 6 एंड 8। मतलब उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा इस केस में, 2r इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 3, 6 एंड 8 कितना हो जाएगा, a√2। जो कौन कौन से आइटम होंगे, 3, 6 एंड 8। बोले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो ये 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a√3, जो एटम नंबर कितना है। तो अकॉर्डिंग टू योर बेटा बोर्ड मेन एंड नीट सिलेबस आपसे पूछा जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ही पूछे जाते हैं, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वैसे भी r और a के बीच में रिलेशन आप पढ़ चुके हो। अगर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूछेगा भी या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछेगा तो ये जेई एडवांस वगैरह में पूछा हुआ है, और पूछेगा नहीं जेई एडवांस में असर्शन रीजन टाइप के, सॉरी पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में 12 मार्क के क्वेश्चन आप जाकर के देखना। आज से 6 साल पहले जेई एडवांस में 12 मार्क्स के क्वेश्चन केवल सॉलिड स्टेट पे ही था, जिसमें एक जो 4 मार्क्स का पार्ट था वो ये था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा था कि आप डिस्टेंस से समझो, और डिस्टेंस से समझो तो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी बेसिस पे, अगर कुछ नया भी पूछे तो आप उसका आंसर करके सकते हो। निकालना तो अपने को था क्या, 3 टाइप की यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है, SCC, BCC और FCC। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आराम से आप कर सकते हो। मैं चाह रहा था आप पहले कॉन्सेप्ट समझो कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है। तो कभी भी किसी में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है तो उसमें जो 2 एटम एक दूसरे को टच करें, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। काफी अच्छे से आपको समझ में आई, आप इसको लिख लो। फिर यही कोऑर्डिनेशन हम लोग अपने यूनिट सेल, जो 3 टाइप के सिलेबस यूनिट सेल है, SCC, BCC और FCC, हम लोग उसको करते हैं। आइए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर में अब हम लोग जो 3 टाइप की यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। पहला हम लोग लेते हैं SCC। SCC में लैटिस पॉइंट कहां पे होंगे, ईच कॉर्नर। अभी हम लोग ने निकाला था, एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया था। तो इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा था, A। इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा था, A। तो अगर इसका एर्थ लेंथ A है, अभी हम लोग निकाला, इस क्यूब में 3 डिस्टेंस आ रहे थे, एक A, दूसरा a√2, तीसरा a√3। सबसे छोटा कौन सा था, A। तो हर वो पार्टिकल अपने A डिस्टेंस पे रखे हुए पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा, यही था ना। तो ये पार्टिकल इससे कितने डिस्टेंस पे, A। ये इससे कितने डिस्टेंस पे, A। ये इससे कितने डिस्टेंस पे, A। तो अगर कोई क्यूब इसके ऊपर होगा तो वो भी तो A डिस्टेंस पे होगा, अगर कोई क्यूब इसके साइड में होगा तो वो भी तो A डिस्टेंस पे होगा, और अगर कोई एक क्यूब इसके पीछे होगा तो वो भी तो A डिस्टेंस पे होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम A है, एटम होंगे जो A डिस्टेंस पे होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 6। इस क्यूब में नो डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इस क्यूब में तो 3 ही है, लेकिन यूनिट सेल क्या है कि किसी भी एक इंटायर क्रिस्टल में जो रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है उसी को तो यूनिट सेल बोलते हैं ना। तो उस इंटायर क्रिस्टल में तो ये क्यूब जैसे तो हजारों होंगे, और उसमें से एक कॉर्नर सराउंडिंग के टोटल 6 एटम को टच कर रहा होगा। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम होगा इन क्यूबिकल यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, coordination number of lattice point in cubical unit cell in SCC arrangement is equal to 6। और अगर ये एटम इस कॉर्नर पे रखे को टच कर रहे होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस जो 2r होगा ये A के बराबर होगा, और इसी 2r को बोलते हैं हम लोग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस।
तो अगर आपसे पूछे SCC में कितने एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो आपको देख के ही पता चला होगा कितने कर रहे होंगे, 6 कर रहे होंगे। दूसरा अपना था BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। क्लियर है? आइए हम लोग एक पहले बॉडी सेंटर यूनिट सेल में बना लें। ये जो मैंने यूनिट सेल लिया, ये BCC में लिया। यहां समझने के लिए देखना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर और एक कहां पे, ये बॉडी सेंटर। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 9। अभी भी एर्थ लेंथ ऑफ यूनिट सेल ले लेते हैं, कितना बेटा, a। एट लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना लेते हैं, 1। अब इसको समझने के लिए फिर एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। टोटल पार्टिकल को नेमिंग देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले मैं क्या करता हूं कि अगर इस 1 को फिक्स कर लूं, तो अगर 1 2 को टच कर रहा होगा तो 2 भी 1 को टच कर रहा होगा। अगर इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हर एटम अपने आसपास के 6 एटम को टच कर रहे होंगे। इट डजंट मीन कि ये एटम 6 को टच कर रहा होगा, ये भी एटम अपने पास के 6 को टच करेंगे, ये भी अपने पास के 6 को टच करेंगे, ये भी अपने पास के 6 को टच करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले ए के रिस्पेक्ट में 2 3 4 5 6 7 8 एटम का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, और इस डिस्टेंस को निकालने के बाद जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा बेटा, वही उसका क्या होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, अरेंज द एटम फ्रॉम 2 to 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पे आएंगे, तो आई थिंक ज्यादा सा समझ में आएगा। तो मैं कह रहा हूं अरेंज 2 to 9 फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस में इसको क्या करो, अरेंज करो। तो ध्यान से देखना पहले डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में 2 कहां पे, एड सेंटर पे, 6 कहां पे, एड सेंटर पे, और 3 कहां पे, एड सेंटर, सॉरी कॉर्नर एड्स पे है। तो 2 देखो, 3 and 6 ये कहां पे, कॉर्नर मतलब अलोंग द एड्ज के अलोंग है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ए। क्लियर? 2 के रिस्पेक्ट में 4, 2 के रिस्पेक्ट में 7 और 2 के रिस्पेक्ट में 8 कहां है, फेस डायगोनल। तो 1 के रिस्पेक्ट में 4, ऐसे में डायग्राम बना के दिखा देता हूं बेटा आपको, फेस डायगोनल आपको दिखेगा, ये भी फेस डायगोनल दिख रहा है और ये भी फेस डायगोनल दिख रहा है। 4 7 और 8 ये कहां पे, तो डिस्टेंस कितना होगा, a√2। ए के रिस्पेक्ट में 5 कहां पे, 5 कहां पे, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कहां आता है, किसी बॉडी डायगोनल के बीच में आता है। अरे है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बॉडी सेंटर है वो बॉडी डायगोनल को बीच से कट कर देगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ए और 9 के बीच के डिस्टेंस, a√3, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। तो ये इसी का हाफ होगा ना, तो ये कितना होगा, a√3/2 ये डिस्टेंस। में जो 5 है वो क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, a√3/2। कोई दिक्कत इसमें? और ए के रिस्पेक्ट में जो एटम 9 है वो कहां पे है, बॉडी डायगोनल कितना, a√3। तो जब आप बीसीसी में एटम को अरेंज करो बेटा, ध्यान से वीडियो पॉज करना और देखना, तो टोटल 9 लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल में आएंगे, जिसमें 4 टोटल डिस्टेंस है। कुछ एटम एड्ज के अलॉन्ग आएंगे, कुछ एटम फेस डायगोनल के अलॉन्ग आएंगे, कुछ एटम बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आएंगे, और एक बॉडी सेंटर पे आ रहे हैं जो फेस डायगोनल का हाफ होगा। अब इसमें तुम क्या करो, डिस्टेंस को अरेंज कर लो। इसमें तुम क्या करो, डिस्टेंस को अरेंज करो। तो ये तो सीधा सीधा बेटा दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना है, a, ये डिस्टेंस √2 की वैल्यू 1.4 है, √3 की वैल्यू 1.7/2 इंटू a, और 1.7 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.85। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.85 है।
और ये वैल्यू 1.73 है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? दिस इज योर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मतलब तुमको खुद दिख रहा है कि इस केस में अगर बीसीसी में आप पार्टिकल को अरेंज करोगे, इफ यू आर अरेंजिंग द एटम इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इन दैट केस कि ईच पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर दे टच देयर बॉडी सेंटर, क्योंकि कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.85 है, मतलब ए से भी छोटा है। और कॉर्नर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए। तो देखो मैंने कल के क्लास में भी ये पॉइंट रिपीट किया, आज की क्लास में रिपीट किया कि बीसीसी में पार्टिकल अलोंग बॉडी डायगोनल टचेज ईच अदर, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करता है। क्लियर हो गई? एक चीज तो बेटा क्लियर हो गई कि इस केस में जो पार्टिकल है, इस केस में जो पार्टिकल है वो हर कॉर्नर बॉडी सेंटर को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। इन दैट मीन कि बॉडी सेंटर भी हर कॉर्नर को टच कर रहा होगा। तो जैसे ये बॉडी सेंटर इस कॉर्नर को टच करेगा भाई, तो इसके लिए ये भी तो कॉर्नर है, ये भी तो कॉर्नर है। मतलब बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल हर अपने कॉर्नर को टच कर रहा होगा। और एक बॉडी सेंटर के लिए एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। बेटा आसमान देखो तो जमीन मत भूल जाना, या जमीन देखना तो आसमान मत भूल जाना। 4 ऊपर के कॉर्नर होंगे और 4 नीचे के कॉर्नर होंगे। मतलब एक बॉडी सेंटर क्या करेगा? 8 पार्टिकल को टच करेगा, जो बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a√3/2। आप इसको अरेंज कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बीसीसी में आपसे पूछे नियरेस्ट नेबर बताओ, तो नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताओ, तो ए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताओ, तो √3। क्लियर कर लोगे? तो हम लोगों को नियरेस्ट नेबर निकालना था। दैट मींस each corner touching that particle which are present at body center, and each body center particle touches each corner particle। क्लियर है? तो एक चीज तो समझ में आ गया कि कॉर्नर, मेरा क्वेश्चन आपसे ध्यान से देखना बेटा, कि चलो मैंने तो ये दिखाया कि जो बॉडी सेंटर कॉर्नर को टच कर रहा है, तो मुझे बताओ कि कॉर्नर कैसे 8 को टच कर रहा है? ये बॉडी सेंटर तो अपने कॉर्नर को टच कर रहा है, तो ये बॉडी सेंटर टोटल 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, तो इसका तो 8 हो गया। अब तुम मुझे समझाओ कि कॉर्नर किस 8 पार्टिकल को टच करेगा? सोच करके बताओ कि इस कॉर्नर कितने बॉडी सेंटर को टच करेगा। तो ध्यान देना, देखो मैंने आज पिछले क्लास में आपको एक क्यूब को कट करके टोटल 8 क्यूब दिखाया था। तो ये कॉर्नर टोटल कितने क्यूब के कॉर्नर से शेयर हो रहा है? 8। ये कॉर्नर टोटल 8 क्यूब के कॉर्नर से शेयर हो रहा है। तो जैसे ये एक क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, वैसे 8 को तो कर रहा होगा ना। मैंने कहा था देखो, तुम जिस रूम में ये लेक्चर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उस रूम का एक कॉर्नर पकड़ो, तो उस रूम का जो कॉर्नर होगा, तो वो बगल वाले रूम का भी कॉर्नर है, इस रूम के बगल वाले रूम का भी कॉर्नर है, और इस रूम के पीछे जो रूम है उसका जो बगल में कॉर्नर है वो भी तो कॉर्नर है ना। तो 4 कॉर्नर तो इस फ्लोर पे होंगे, और इसके अपर फ्लोर का जो कॉर्नर होगा वो भी तो उसी का कॉर्नर होगा ना। तो 4 सेम प्लेन में और 4 ऊपर वाले प्लेन में, तो टोटल एक कॉर्नर 8 क्यूब के कॉर्नर से क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। तो एक कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल टोटल 8 क्यूब के बॉडी सेंटर को क्या करेगा? टच करेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा, पक्का? तो इस केस में अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर इन कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना होगा? 8। बिकॉज मैं सेंटेंस लिख लेना बेटा कि ईच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर टचिंग देयर बॉडी सेंटर एंड ईच बॉडी सेंटर टचिंग देयर कॉर्नर। तो इस केस में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है DNN है, जिसको अपन 2r बोलते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? a√3/2 के बराबर हो जाएगा। और ये आपको बार बार इतना नहीं करना है, सिंपल आप याद रखना, बीसीसी में पार्टिकल किसके लॉन्ग टच करता है? बॉडी सेंटर के लॉन्ग। तो एक कॉर्नर, तो एक बॉडी सेंटर आप प्लॉट कर लेना। एक बॉडी सेंटर में 2 अपोजिट कॉर्नर होगा, और बीच में क्या होगा? बॉडी सेंटर कितने को टच कर रहे हैं? 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? 4r। और ये 4r किसके बराबर होगा? बॉडी कितना? a√3। तो 2r किसके बराबर हो जाएगा? a√3/2। इसे तो मैंने याद ही करवा दिया आपको। क्लियर है? आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर। आइए बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल। अगर एफसीसी यूनिट सेल की बात करूं, ठीक है,
इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे बताओ? ईच कॉर्नर, कॉर्नर होंगे, इसके अलावा कहाँ पे होंगे? अब बोलो 6 फेस पे होंगे। तो 2 ऊपर, एक अपर फेस, एक सबसे लोअर फेस, एक ऊपर एक नीचे। 2 साइड होंगे, लेफ्ट राइट कह सकते हो या आजू बाजू कह सकते हो, अगल बगल कह सकते हो, और एक फ्रंट और बैक। तो दिस इज योर फ्रंट और दिस इज योर बैक। क्लियर है? अब इस केस में फिर आप क्या करना, 1 2 नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और हर के लिए आप करना बेटा, जो करोगे उसी का फिर देखना स्पीड बढ़ेगा। सबके लिए डिस्टेंस निकालना, हर डिस्टेंस निकालना, टोटल कितने टैप के डिफरेंट डिस्टेंस निकलते हैं। तो वापस से टोटल 4 टैप के निकलते हैं, मैं बता देता हूं। एक वापस से एज लेंथ के लॉन्ग, दूसरा फेस डायगोनल के लॉन्ग, तीसरा बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, और चौथा जो होगा वो फेस सेंटर का हाफ होगा। क्योंकि ये कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच के लाइन को मैं मिला दूं तो ये आपका क्या हो गया, फेस सेंटर। 3 डिस्टेंस आप जानते हो, ए √2a एंड √3a, ये जानते हो। इसमें सबसे छोटा ए था, और अगर ए से कोई छोटा हो गया तो वही क्या होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। तो जब पिछले वाले केस में ए से छोटा क्या आ गया था, a √3/2a। तो इस केस में देखो ना, ये दोनों क्या है, फेस डायगोनल के लॉन्ग है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है, a√2। तो ये डिस्टेंस तो इसका हाफ ही हो जाएगा ना, a√2/2। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a√2/2। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि जो इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, स्मॉलेस्ट 2 होगा, जो किसका डिस्टेंस होगा, फेस सेंटर एंड कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फेस सेंटर एंड कॉर्नर, फेस सेंटर एंड कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस है, जो कितना है, a√2/2 है, और यही आपका सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो बात है कि कितने पार्टिकल a√2 डिस्टेंस पे होंगे। तो ध्यान से देखो, किसी एक फेस को मैं दिखाऊं, दिस इज योर कॉर्नर, दिस इज योर एज लेंथ a, दिस इज योर एज लेंथ a, ये आपका कॉर्नर है। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड a√2/2। क्लियर है? दैट मीन्स ईच फेस सेंटर कॉर्नर के पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। इसलिए हम लोग एफसीसी में कहते थे, पार्टिकल अलोंग फेस डायगोनल टचेज ईच अदर। क्या बोलते थे? दैट मीन्स ईच फेस सेंटर सराउंडिंग के हर कॉर्नर को क्या करेगा, टच करेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a√2/2। कोई दिक्कत? तो किसी भी फेस को देखो, अगर आप इस यही क्यूब का एक फेस ले लो, तो ये जो फेस सेंटर है हर कॉर्नर को क्या करेगा, टच करेगा। तो इस क्यूब में जितने पार्टिकल a√2 डिस्टेंस पे होंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a/√2। इसको लिख सकते हैं ना, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, एक √2 कैंसिल, तो क्या जाएगा, a/√2। और हर वो पार्टिकल जो a/√2 डिस्टेंस पे होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो हर फेस अपने ही प्लेन में 4 कॉर्नर को टच करेगा। आइए हम लोग एक और डिस्टेंस देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर आप इस फेस को देखते हो, इस फेस को देख लो, चलो अपर फेस को देखते हैं। चलो मैं दूसरा क्यूब बना लेता हूं समझाने के लिए। का एक क्यूब है, इसका एज लेंथ कितना है, a। तो इसको अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और इस लाइन को ऐसे मिला दूं, डिस्टेंस a है, ये एज लेंथ बेटा a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2। क्लियर है? क्योंकि ये फेस सेंटर का जस्ट हाफ है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, a/2। सिमिलरली इस फेस पे अगर कोई फेस सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, साइड का हाफ है ना। देखो ना, ये दोनों कितना है, a, तो इसी का हाफ है ना ये। अरे ये फेस सेंटर से ये डिस्टेंस ले लो, कितना हो जाएगा,
a/2। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां का, अब मैं ब्लू लाइन से लाइन खींच रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है a/2, ए का ही हाफ हो गया ना। अरे मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ये कितना है a/2, और ये कितना है, ये भी a/2, और ये कितना है a/2। तो इसको भी लिख दूं a/2 और इसको भी लिख दूं a/2। इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये डिस्टेंस निकालो। ये कौन सा डिस्टेंस है इस फेस सेंटर का उस फेस सेंटर से। दैट मीन्स आप देखना 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 मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एज लेंथ है, ये फेस सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा a/2। और समझो ये एक फेस सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा a/2। तो मैं इस फेस सेंटर से इस फेस सेंटर को निकाल रहा हूं, तो ध्यान से देखना ये एंगल कितना है 90 ही तो है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल से निकालोगे तो ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखा, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a/2, तो ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका a/√2। निकाल के देख लो। मतलब जब अगर ये a/√2 डिस्टेंस पे है तो ये ऊपर का फेस सेंटर अपने साइड के फेस सेंटर को टच करेगा। अरे हाँ या ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इस फेस सेंटर और इस फेस सेंटर का डिस्टेंस a/√2 है तो पहले ये फेस सेंटर अपने ही प्लेन के 4 कॉर्नर को टच कर रहा है। उसके बाद इस फेस सेंटर के इस बाजू एक फेस है, इस बाजू एक फेस है, इस बाजू एक फेस है और इस बाजू एक फेस है, तो 4 नीचे के फेस को टच करेगा। तो सिमिलरली ये 4 ऊपर के फेस को भी तो टच करेगा। इसके ऊपर अगर कोई क्यूब है तो 4 सेम प्लेन में 4 नीचे का फेस और 4 ऊपर का फेस, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 12। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये बेटा 4 में लिख देता हूं, सेम प्लेन 4 लोअर साइड एंड 4 अपर साइड, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 12। इसलिए देखो सबसे टाइटली पैक एफसीसी होता है, दैट्स व्हाई एफसीसी का सबसे मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी कितना था 76%। अगर एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ईटा की बात करूं तो ये 76% था, क्योंकि ये ज्यादा क्लोजली पैक है। मतलब सबसे ज्यादा एक एटम दूसरे एटम को टच करेगा, जो कितना को टच करेगा 12 को। और इस केस में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r की जो वैल्यू होगी ये a/√2 होगी। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा? क्लियर है? तो मैं आपसे एक होमवर्क देता हूं, एक प्रैक्टिस के लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद कराता हूं। समझो ये एक यूनिट सेल है, अब इसको तो मिटा दो। में देखो, और मैं रेड पेन से 8 सेंटर बना देता हूं 1 2 3 4। तो मैं पार्टिकल x ले लेता हूं और इसको पार्टिकल y ले लेता हूं। जो ब्लू डॉट है उसको x ले लेता हूं और जो रेड डॉट है, चलो ब्लू और रेड से एक ये आ गया, ठीक है। आप बताना, चलो एक आईक्यू के लिए क्वेश्चन पूछ दो। चलो ब्लू रेड से याद आता है, चलो क्वेश्चन ये पूछता हूं। माय क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन, विच वन इज रेड? ठीक है बेटा, तो अब इसमें बताओ कि इसमें से ऑप्शन 1 और 2 मैंने लिया है, आपको बताओ कि कौन सा इसमें रेड कलर है। अब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ये क्वेश्चन का सिलेबस का पार्ट नहीं, आप इस पे सोच रहे हैं, तब तक हम लोग वापस इस पे आते हैं, ठीक है। ये ब्लू और रेड लिया है, इसमें तुम कोऑर्डिनेशन नंबर सेपरेटली बताओ, x का कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ x और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ y। और मैं दूसरा चीज पूछूं कि ये किस टाइप का यूनिट सेल है, तो आप कहोगे एज सेंटर यूनिट सेल है। मैं यही समझाता हूं कि क्यों एज सेंटर जो यूनिट सेल है ना, ये क्यों सिलेबस में आप नहीं है। अब तक जितने भी आपने पढ़े, एससीसी में एक कॉर्नर 6 कॉर्नर को टच कर रहा था, हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम था। दूसरा, जब आप बॉडी सेंटर पढ़े तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा था और जो बॉडी सेंटर है कॉर्नर को टच कर रहा था, और दोनों का नंबर इक्वल था 8 × 8।
इस केस में हर एक पार्टिकल टोटल 12 पार्टिकल को टच करेगा। लेकिन अगर आप एज सेंटर की बात करोगे, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप ब्लू वाले डॉट की बात करो, इस ब्लू डॉट की अगर बात करते हो, ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पे इस रेड को टच करेगा, इस रेड को टच करेगा, इसके आगे रेड को टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। तो ब्लू वाले का जो एक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये तो 6 होगा, लेकिन ये जो एज सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल है इसके नियर बाय में 2 ही पार्टिकल है, एक ये है और एक ये है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। समझो किसी भी टाइप के सॉल्ट को तुम पढ़ते हो, लाइक तुम NaCl देख लो, ZnS देख लो, Na2O देख लो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस कितना है? 6:2 के रेशियो पे है। ये जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा इतना इम्परफेक्ट होगा, इसमें इतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा कि समझो ना, कोई भी कैटायन एनायन नंबर 6:2 के रेशियो में होंगे तो क्या वो क्रिस्टल कभी न्यूट्रल बनेगा? बनेगा ही नहीं, क्योंकि एज सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल इसके नियर बाय में यही है। कोई दिक्कत? अब ये देखो, एज सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? a/2 और ये डिस्टेंस कितना है? a/2 डिस्टेंस पे। इसके लिए तो टोटल a/2 पे टोटल 6 है, लेकिन इसके लिए देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो इस केस में जो एज सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल है ये टोटल 2 ही कॉर्नर को टच कर रहा होता है, लेकिन कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल टोटल 6 एज सेंटर को टच कर रहा होता है। दैट्स व्हाई ये क्रिस्टल इतना परफेक्ट बनेगा, इसलिए एज सेंटर यूनिट सेल पे कोई भी सॉल्ट हम लोगों को पढ़ना नहीं है। पढ़ना 3 ही है, SCC, BCC एंड FCC। SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। SCC एड्स के लॉन्ग टच करेगा, BCC बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करेगा और FCC फेस डायगोनल के लॉन्ग टच करेगा। एड्स के लॉन्ग लेंथ A होगा, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो लेंथ होगा A√3 होगा और फेस डायगोनल के लॉन्ग लेंथ कितना होगा? A√2 होगा। इस केस में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा FCC में ये A/√2 होगा, बॉडी सेंटर में कितना होगा? A√3/2 होगा और एड सेंटर में कितना होगा? A होगा। क्लियर है? तो अब हम लोगों ने पैकिंग सीख लिया, तो अब जितने एटम आएंगे अगर उसको वेट को, अगर जितने एटम आएंगे तो उसका नंबर निकल गया, और मुझे हर एटम का एटॉमिक वेट पता है, मतलब एटम का वेट पता है, तो उसमें प्रेजेंट एटम का वेट निकाल लूं, यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, तो आपसे पूछ देता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बताओ। तो आइए आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टल। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आप जानते हो हम लोग जब मोल 1 पढ़े थे तो डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया था। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? डेंसिटी या तो डी लिखते हैं या फिजिक्स में रो लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डिटेल्स में हम लोग जब मोल पढ़े थे वहां पढ़ा था मैंने। डेंसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, दूसरे को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर होती है, और अगर जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्युपाइड वॉल्यूम में कितने मास वो सब्सटेंस क्या करेगा? प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो फिर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम लोग उसने कहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली बोलते हैं, और इन केस ऑफ वाटर उसको स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज एक्वस टेंशन। लेकिन अगर गैस के लिए बात करूं तो उस रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते थे वेपर डेंसिटी। जनरली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते थे, और लास्ट में फॉर्मूला आ गया था रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस, दैट इज वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2। तो किसी भी गैस के वेट को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जिसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ना गैस की बात करेंगे, यहाँ पे सॉलिड की बात करें, और सॉलिड के केस में हम लोग अभी एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें। ये क्या होगा कि टोटल मास प्रेजेंट होगा कितने वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मास प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्लियर? तो लिखना, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल, इट इज द रेशियो ऑफ mass of unit cell to the volume of unit cell is known as density। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, D फॉर डेंसिटी, UC मतलब यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल का मास, ध्यान से समझना बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी आप देख चुके हो किसी भी अरेंजमेंट में हो, दे कैन बी आइदर इन SCC, BCC एंड FCC।
इस केस में आप ए की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में निकाल सकते हो। रेडियस जो है वो किसके टर्म्स में निकाल सकते हो आप, ए के टर्म्स में निकाल सकते हो, और वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब ही होगा। ऊपर में मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए। मास ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या होगा कि एक यूनिट सेल में मास किसके वजह से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम की वजह से इसका क्या होगा, मास होगा। तो उस यूनिट सेल में कितने एटम है आप वो कैलकुलेट कर लो, उसको एक एटम के वेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या जाएगा, टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज योर डेंसिटी। मास ऑफ यूनिट सेल को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई, दूसरा क्या लिख कर सकता हूं, वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम को अगर एक एटम के वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वेट ऑफ एटम, वो कौन सा एटम होगा जो उस यूनिट सेल में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल, उसी को अपन किससे क्या निकालते हैं, जेड। अब एटॉम वेट ऑफ वन एटम निकल समझो, अब कोई भी एटम समझो जो अपने हम जिसका आपको क्रिस्टल होगा, तो उस एटम का आप जानते हो, क्या जानते हो बेटा, एटॉमिक वेट, क्या जानते हो, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट ऑफ क्या एटम क्या होता है, जो भी एटॉमिक वेट किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को किससे डिनोट करते हैं, आपको पता है एटॉमिक वेट को जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को बेटा जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, चलिए रहने दो, इसको मैं कट करके निकाल दूंगा, तुम लोग जो बोल दिया। तो समझो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट आप जानते हो, और एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास को अपन ए से लेते हैं, और एटॉमिक मास किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। क्लियर है। तो जो एटॉमिक वेट होता है वो वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम होता है। जैसे समझो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो होता है ये वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम होता है, तो किसी भी एटम का जो वेट होता है वो वन मोल ऑफ एटम का वेट होता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन बोलता हूं, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ग्राम। तो ये 14 ग्राम कितने नाइट्रोजन का वेट है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट है। तो मैं कह सकता हूं इट इज वेट ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट कितना है, 14 ग्राम। दैट मीन्स ये Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट कितना है बेटा, 14 ग्राम। तो एक एटम का वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट बाय Na। तो मैं लिख दूं अगर वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो 14 बाय क्या हो जाएगा, Na, दैट इज। तो किसी भी एटम के एटॉमिक वेट को अगर उसको Na से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ वन एटम। तो अगर मैं यहीं पे निकाल दूं वेट ऑफ वन एटम इजिकल टू क्या हो जाएगा, A बाई ए क्या है एटॉमिक वेट, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर। ये जरूर याद रखना बेटा कौन चीज क्या है। तो A बाई Na ये क्या निकल गया, वेट ऑफ एटम। नीचे में क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमेशा क्या होगा, A। तो जिस टाइप का यूनिट सेल दे दे उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पता चल जाएगा। जिस एटम के लिए देंगे उस एटम का एटॉमिक वेट, जिस यूनिट सेल का या तो डायरेक्ट एज लेंथ देगा या रेडियस ऑफ एटम देगा। ए और आर के बीच का रिलेशन आपको पता है। एससीसी के लिए ए इज इक्वल टू 2r, बीसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू a रूट 3, और एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू a रूट 2। आप उससे a निकाल लोगे, इससे क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी। तो डेंसिटी का एक अच्छा फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू क्या होगा। तो डेंसिटी वेट ग्राम में, नीचे वॉल्यूम किस में, डी क्या है, मैं बेटा बोल देता हूं आप लिख लो। du क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जो z की वैल्यू अगर SCC लोगे तो 1 होगा, BCC लोगे तो 2 होगा, और FCC लोगे तो 3 और 1 4 होता है। ये वैल्यू ऑफ z। ए क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एटम। और ए क्या है, एड्स लेंथ।
किसमें? सेंटीमीटर में आपको निकालना है। जनरली आपको यहाँ पे पिकोमीटर, नैनोमीटर में दिया होगा, उससे आपको किस में लाना है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसको बड़ी बारीकी से ध्यान देना। ग्राम पर एमएल मतलब क्या? ग्राम पर सीसी मतलब क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलते हैं। तो जनरली आपको दो चीजें गिवन होगी, या तो डायरेक्टली एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन होगा या रेडियस ऑफ एटम गिवन होगा। रेडियस ऑफ एटम से आप ए कैलकुलेट करोगे। एससीसी के लिए अगर मैं बात कर दूं ये रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू होता है 2r, इस केस में होता है a√3 इज इक्वल टू 4r, इस केस में a√2 इज इक्वल टू बेटा 4r। अब इसमें जो भी ये चीज, या तो आपको a गिवन होगा या तो आपको r गिवन होगा, और इसका जो भी यूनिट हो उसको आपको किस में लाना है? सेंटीमीटर। जनरली ये बेटा पिकोमीटर, नैनोमीटर ये सब में गिवन होगा। क्लियर है? तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डेंसिटी निकाल सकते हो। आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो हमने ए और जेड के भी, ए और आर के बीच में रिलेशन भी बताया है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी बताया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल देखेंगे कि एटम को किस पैटर्न में अरेंज करेंगे तो कितने टाइप के वॉइड्स मिलेंगे। क्लियर है? जैसे इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आगे को रिलेट करता हूं। समझो किसी दो एटम को ऐसे आप अरेंज कर दिए और तीसरा इसके ग्रुप में रखें, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो ट्रायंगुलर टाइप का बन रहा है। देखो, आप किसी एटम को लो और ऐसे अरेंज करो, दूसरा एटम इसके नीचे डालो, तो देखो ये स्क्वायर टाइप के बनते हैं। तो जब पार्टिकल को कैसे अरेंज करेंगे तो किस टाइप का क्रिस्टल बनेगा, हम लोग वापस से अरेंजमेंट से ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? लेक्चर के लास्ट में मैं जो कुछ भी समझाता हूं वो आपके लिए ही समझाता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो उस बात को मानिए, नहीं अच्छा लगे तो भी आपको सुनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी तो आप सुनो ही मत। तो आप अपना काम ध्यान से करना, लेक्चर को आप ध्यान से सुने, कंप्लीट नोट्स बनाएं, और मैं आपको डीपीपी आपको भेजूंगा, आप उस डीपीपी को क्या करें? सॉल्व करें, क्योंकि डेंसिटी तक के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा? इतने देर तक हम लोगों को एक साथ बने रहने के लिए, आपको आपका काम अच्छे से करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू।